नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं राजस्थान पुलिस में जो महिला एवं बच्चों से जुड़ी योजनाएं, और आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा और जो भी मैटर है पूरा दिया जाएगा। तो आप चैनल पे बने रहे, और जब तक ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम रहेगा तब तक हम क्लासें निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम जो भी पूरी योजनाएं हैं डिटेल से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सके। तो पहला हम जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वो पढ़ रहे हैं आज, महिला। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब का है? 1961। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन आया था इस पे 6 मई, 6 या 9 मई 1961। लोकसभा में पेश हुआ ये 24 अप्रैल 1959। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 20 मई 1961 और लागू कब हो गया? 1 जुलाई 1961, जिस दिन क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। और कुल धाराएं कितनी दी गई है? 10 धाराएं दी गई है इसमें। तो आपको फर्स्ट धारा में तो लिखा है प्रस्तावना, दूसरे में लिखा है दहेज की परिभाषा, यानी दहेज कब कब दिया जाता है। तो दहेज दिया जाता है एक तो शादी के वक्त, शादी से पहले या शादी के बाद। अब इसमें संशोधन हुआ धारा 2 में, तो उन संशोधन हुआ 84 और 86। तो 1984 में हुआ, उसमें तो सामान की लिस्ट अनिवार्य कर दी, और 1986 में हुआ उसमें दो धाराएं जोड़ दी, एक तो 304 बी और एक 306। 304 बी में तो लिखा है कि दहेज यानी शादी की दिनांक से लेकर 7 वर्ष तक महिला की मृत्यु हो जाए तो न्यूनतम सजा 7 साल और अधिकतम सजा आजीवन कारावास। उसके बाद में लिखा है 306 में लिखा है कि दहेज पे अधिकार जो भी उसका उत्तराधिकारी है उसका ही होगा। उसके बाद में इसमें मेहर की राशि है, मेहर की राशि यानी दहेज में शामिल नहीं होती है, शरीयत का कानून है। और धारा 3 में लिखा है दहेज की मांग करना, दहेज की मांग करने पे सजा दी गई है 5 साल प्लस जुर्माना। फिर उसके बाद में है धारा 3 में तो दहेज लेना देना अपराध। धारा 4 में लिखा है दहेज की मांग करना, तो दहेज की मांग करने वाले पे न्यूनतम सजा 6 माह, अधिकतम सजा 2 वर्ष। उसके बाद में धारा 4 ए में दहेज संबंधी विज्ञापन, तो न्यूनतम सजा तो मिलेगी उसे 6 माह, अधिकतम मिलेगी 5 साल प्लस 15,000 रुपये जुर्माना। उसके बाद में धारा 5 में लिखा है दहेज संबंधी करार का विनिमय, यानी निरस्त होना, जो भी करार रखा गया था उसको निरस्त कर दिया जाएगा। धारा 6 में लिखा है दहेज पे अधिकार पत्नी या उसके उत्तराधिकारी का होगा। धारा 7 में लिखा है दहेज का हस्तांतरण। धारा 8 में लिखा है दहेज लेना संघीय अपराध है, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार है। धारा 8 ए में लिखा है सबूत जुटाना। धारा 8 बी में लिखा है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। और धारा 9 में लिखा है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और धारा 10 में लिखा है राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब इसको हम पढ़ते हैं एक बार। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन कब आया? 6 या 9 मई 1961। फिर इसे लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पेश हुआ ये, लोकसभा में पेश 24 अप्रैल 1959। फिर इसे राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई, राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई इसे 20 मई 1961। और फिर ये लागू कर दिया गया 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। और इसमें कुल धाराएं हैं, कुल धाराएं दी गई है इसमें कितनी? 10। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अधिनियम है सिंध लेती देती अधिनियम 1939, बिहार लेती देती अधिनियम 1950, और आंध्र प्रदेश लेती देती अधिनियम 1958। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं धारा 1। इसमें तो क्या लिखा है? प्रस्तावना, परिचय, प्रस्तावना या परिचय किसका? दहेज प्रतिषेध अधिनियम का। उसके बाद में धारा 2 लेते हैं,
धारा 2 में लिखा है दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा इसमें संशोधन किया गया। पहले तो आपको ध्यान रखना, संशोधन संशोधन कब किया गया? 1984 और 1986। 1984 में तो कर दी सामान की लिस्ट अनिवार्य। सामान की लिस्ट अनिवार्य। उसके बाद में इसमें धारा जोड़ दी 386 में 304 बी और 304 बी में तो आपको पता है कि मान लो किसी महिला की शादी हो जाती है और वो 7 साल यानी शादी की दिनांक से लेकर 7 साल तक मृत्यु हो जाए तो न्यूनतम 7 साल, अधिकतम आजीवन कारावास। उसके बाद में 306 में लिखा है कि दहेज पे अधिकार पत्नी या उसके उत्तराधिकारी का होगा, या दहेज की मांग करना, यानी महिला को दहेज मिलता है तो महिला का ही अधिकार होगा दहेज पे। उसके बाद में हम इसमें दहेज की स्थितियां दी गई है, ये क्वेश्चन मोस्ट है। तो दहेज की स्थिति यानी दहेज कब दिया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना आपको, शादी के वक्त, शादी से पहले या शादी के बाद। दहेज की कितनी स्थितियां दी गई है? 3। शादी के वक्त, शादी से पहले या शादी के बाद। अब इसमें एक आता है स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन वो होता है वो उपहार जो लड़की को कीमती जेवर दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्त्री धन। उसके बाद में एक आता है मेहर की राशि। मेहर की राशि यानी मुस्लिम समुदाय में मेहर की राशि को दहेज में शामिल नहीं किया गया है, ये एक शरीयत का कानून है। तो धारा 2 हो गई। उसके बाद में हम लेते हैं धारा 3। धारा 3 में लिखा है दहेज लेना व देना। दहेज लेना व देना अपराध है। धारा 3 में दहेज लेना व देना अपराध है। इसमें सजा का प्रावधान है, सजा मिलेगी 5 साल और जुर्माना भी दिया गया है इसमें। इसमें लिखा है धारा 3 में। उसके बाद में हम लेते हैं धारा 4। धारा 4 में लिखा है दहेज की मांग करना। धारा 4 में क्या लिखा है? दहेज की मांग करना। दहेज की मांग करना, अब दहेज की मांग कौन करेगा? कोई भी अभिभावक या उसके रिश्तेदारों द्वारा मांग की जाती है। तो इसमें न्यूनतम तो सजा मिलेगी, न्यूनतम सजा तो मिलेगी इसमें 6 माह, अधिकतम मिलेगी इसमें 2 वर्ष, और इसमें जुर्माना दिया गया है। इसमें जुर्माना दिया गया है 10,000 रुपये। धारा 4। अब उसके बाद में धारा लेते हैं, इसकी एक धारा है धारा 4A। तो इसमें है दहेज संबंधी विज्ञापन। दहेज संबंधी विज्ञापन, विज्ञापन होता है मान लो कोई अखबार में दे देगी लड़के की आयु ये, लड़की की आयु वो, तो वो होता है दहेज का विज्ञापन। अब इसमें लिखा है न्यूनतम सजा तो मिलेगी, न्यूनतम सजा तो दी गई है वही 6 माह, अधिकतम है इसमें
5 वर्ष प्लस जुर्माना है 15,000 रुपये का। कितने हजार रुपये का? 15,000 रुपये का जुर्माना। उसके बाद में हम लेते हैं धारा 5, दहेज संबंधी करार का निरस्त होना। दहेज संबंधी करार का निरस्त होना यानी मान लो पहले दो पक्षों में दहेज की यानी करार हो गया कि ये मिलेगा, फिर बाद में क्या हो, दहेज अगर मान लो किसी को पता है तो दहेज क्या हो सकता है, करार निरस्त हो सकता है। उसके बाद में धारा 6 में लिखा है दहेज पे अधिकार पत्नी या उसके उत्तराधिकारी का होगा। दहेज पे अधिकार पत्नी या उसके उत्तराधिकारी का होगा। फिर लेते हैं धारा 7। धारा 7 में लिखा है दहेज का हस्तांतरण। दहेज का हस्तांतरण किस में लिखा है? धारा 7 में। उसके बाद में लेते हैं धारा 8। इसमें लिखा है दहेज लेना संज्ञेय अपराध है। दहेज लेना संज्ञेय अपराध है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत बिना वारंट गिरफ्तार यानी कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत क्या मिलता है? बिना वारंट गिरफ्तार। उसके बाद में है धारा 8A और धारा 8B। इसमें तो है सबूत जुटाना यानी दहेज से संबंधी क्या? सबूत जुटाना। और धारा 8B में लिखा है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। उसके बाद में लेते हैं धारा 9 और धारा 10। इसमें तो लिखा है केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और इसमें लिखा है राज्य सरकार कानून बनाएगी। राज्य सरकार कानून बनाएगी। उसके बाद में हम लेते हैं बालकों व महिलाओं के लिए पोर्टल। बालकों महिलाओं के लिए पोर्टल। तो उसमें हम पहले पढ़ते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए अब इसमें आपको ध्यान रखना पहला तो विकल्प। कौन सा? विकल्प। ये चलाया गया महिला
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यूपी सरकार द्वारा संचालित है 2016 में। और एक चलाया गया नारी, ये 2018 में चलाया गया मेनका गांधी द्वारा। और ये कब? 2016 यूपी सरकार द्वारा। और ये किसके द्वारा? मेनका गांधी द्वारा। मेनका गांधी द्वारा। तो आपको एक तो ध्यान रखना है विकल्प और एक नारी। उसके बाद में इनके ऑनलाइन यानी शिकायत दर्ज कराने के नंबर 112, 181, 1090 और 1091। ये इस पे हम महिलाओं से संबंधित जो भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, इनके खिलाफ जो भी उत्पीड़न होता है। उसके बाद में हम इनके ऐप यानी ऐप कौन कौन से संचालित किए गए हैं जहाँ पे शिकायत दर्ज की जाती है। पहला तो है चिल्ला, दूसरा है बीसेप, चिल्ला बीसेप, तीसरा है स्मार्ट 24x7, स्मार्ट 24x7, और एक है हिम्मत। ये दिल्ली पुलिस द्वारा संचालित है। तो आपको ध्यान रखना है महिलाओं, पहला तो कौन सा? विकल्प, दूसरा नारी। विकल्प तो कभी यूपी सरकार द्वारा 2016 में, उसके बाद में नारी 2018 में मेनका गांधी द्वारा। फिर इनके ध्यान रखने ऑनलाइन जहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो शिकायत दर्ज 112, 181, 1090 और 1091। फिर उसके बाद में ध्यान रखना आपको ऐप कि कौन कौन से ऐप दिए गए हैं महिलाओं के लिए। तो पहला है चिल्ला, दूसरा है बीसेप, तीसरा है स्मार्ट 24x7 और चौथा है हिम्मत। ये तो किससे संबंधित थे? महिलाओं से संबंधित। अब उसके बाद में बालकों से संबंधित यानी बालकों पे जो भी उत्पीड़न होता है उनके खिलाफ शिकायत, बालकों से संबंधित। अब इसमें आपको ध्यान रखना है पहला तो खोया पाया, खोया पाया। दूसरा ध्यान रखना स्वयं ऐप, स्वयं खोया पाया तो 12 जनवरी 2017 और स्वयं ऐप 2 जून 2015। ये तो क्या थे? इनके ऐप। अब उसमें आप बालकों के खिलाफ जो भी शिकायत दर्ज कराना चाहते हो तो शिकायत के लिए नंबर दिया रखा है, शिकायत के लिए नंबर है 1096। तो आपको यही ध्यान रखना है केवल बालकों और महिलाओं से जुड़ी यानी जो भी विकल्प है यानी शिकायत कराने के, तो मोस्ट आपको बालकों में तो ध्यान रखना है 1098 और महिलाओं में 112, 181, 1090 और 1091। तो आज हम ये राजस्थान पुलिस से जुड़ी प्रमुख जो भी एक्ट यानी दहेज प्रतिषेध अधिनियम और इनसे जुड़ा एक एक्ट था जो योजनाओं से संबंधित था, यानी कौन कौन से ऐप कौन कौन से ये चलाए गए। तो आज हमें यानी राजस्थान पुलिस के उद्देश्य से ली गई क्लास है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम और ज़्यादा इस पे यानी जो भी आगे जुड़ी सीआरपीसी की धाराएँ जो भी 12-13 अधिनियम है वो एक साथ क्लास डालने की कोशिश करेंगे। और जो पूरी योजना है 60-65 वो एक साथ यानी मान लो अनुप्रति योजना कब चली 5 जून 2021 में, फिर इसमें राशि बढ़ाएगी, कौन सा विभाग है, इसके लिए पात्रता क्या चाहिए, लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 कब घोषणा हुई, किस विभाग के अंतर्गत आती है और कितनी राशि दी गई, यानी पहले 1 लाख थी अब 1.5 लाख कर दी गई। उसके बाद में इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, उसका नाम क्या कर दिया गया, कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया गया 22 अक्टूबर 2024 में। फिर हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी उद्यम प्रोत्साहन योजना यानी 18 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2024। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना 18 दिसंबर 2021। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे जागृति टू बैंक वृक योजना 30 नवंबर 2021। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसका उद्देश्य क्या है कि 15,000 महिलाओं को जॉब एंड हेल्थ के उसके जोड़ना यानी जॉब दिलाना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 कौन से विभाग में आती है? तो उसमें आपको ध्यान है महिला एवं बाल विकास विभाग
पहले 5 जिलों में लागू थी, 12 उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इनमें लागू लागू थी। फिर इसको आगे यानी संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। तो ये सारी योजनाएं हम एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में और योजना ले लो, सामूहिक विवाह योजना। सामूहिक विवाह योजना 13 जुलाई 2021, उसमें कितनी राशि दी जाती है? 25,000 रुपये दिए जाते हैं। 21,000 तो जोड़े को यानी युगल, और 4,000 रुपये जो भी संस्था है उसको दिए जाते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री सामूहिक यानी कोरोना कोरोना में जो बालक यानी अनाथ हो गए उनके लिए योजना है, तो वो कब चालू हुई। उसके बाद में इंदिरा मातृत्व पोषण योजना पढ़ेंगे। उसके बाद में कालीबाई भील स्कूटी योजना 2015-16 की थी, वो किस विभाग के? शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। उसमें यानी जो भी 10वीं 12वीं के अंक है उसके निर्धारण किया जाता है। तो 10वीं यानी 12वीं में आपके होने चाहिए CBSE में तो 75% से अधिक, और RPSC में होने चाहिए 65 से अधिक। उसमें यानी स्कूटी की संख्या कितनी? 30,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे देवनारायण स्कूटी योजना। तो देवनारायण स्कूटी योजना कब हुई? 2011 में। कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? वही उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। उसमें भी स्कूटी दी जाती है, 30,000 संख्या कर दी गई, और उसमें प्रतिबंध भी है कि 3 साल तक स्कूटी बेचने पे प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे यानी पूरी योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद में मान लो ये क्या नाम है, ज्योतिबा फूले श्रमिक मंडी कल्याण योजना 11 अप्रैल 2015, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंतर्गत नहीं आती, ये आती है श्रम विभाग के अंतर्गत। इसमें यानी कोई भी महिला है तो उसको प्रसूति को 45 दिन का अवकाश मिलता है, 45 दिन की मजदूरी भी मिलती है। दूसरा इसमें लिखा है कि मान लो स्वयं का विवाह या अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए कितने मिलेंगे? पहले 50,000 थे, 75,000 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 75,000। उसके बाद में यानी जो पूरी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना, गार्गी पुरस्कार योजना, और जो भी यानी बालिका दुरुस्त योजना, जो पूरी योजनाएं हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहे ताकि हम यानी पूरी योजनाएं और जो भी एक ही क्लास में फिनिश कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस चैनल को यानी जो भी आपको लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ओके।